हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के ऊपर जो आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखो, रेगुलर जो जेई मेंस के सिलेबस से चैप्टर कटा हुआ है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बेटा बहुत सारे बच्चों को मैंने लक्ष्य बैच में और प्रयास बैच में प्रोवाइड कराया गया था। जब आपका नॉर्मल जेई मेंस का सिलेबस खत्म हो गया था तो उसके बाद मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कराए थे और मैंने उसमें बताया था कि भाई आप लोग ये वाले टॉपिक पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे, आईआईटी एडवांस के लिए बहुत फायदा रहेगा। आज हम क्या करेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित बेटा आईआईटी एडवांस के पीवाईक्यू करेंगे और कॉन्सेप्ट को रिकैप करेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे भाई, और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन जो है अब से पहले हमारे पास आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कि आईआईटी जेई 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस का ही है। कथन एक, दो अमोनिया के लिए वांडरवाल नियतांक ए का मान नाइट्रोजन की तुलना में अधिक होता है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, यहाँ पर दो गैसों के बारे में बात करी गई है, ठीक है, ध्यान से देखना। एक तरफ मेरे पास क्या है बेटा, अमोनिया, और दूसरी तरफ मेरे पास कौन सी गैस है बेटा, नाइट्रोजन। और जो हमारे पास ए है ना, ए, ये क्या करता है बेटा, ये है हमारे पास वांडरवाल नियतांक जो आकर्षण को निरूपित करता है। जो गैसों के अंदर जो आकर्षण होता है भाई, आकर्षण को निरूपित करता है। क्या करता है भाई, निरूपित करता है, निरूपित करता है। तो हमारे पास जब दो तरह की गैस है, एक तरफ अमोनिया एक तरफ नाइट्रोजन, तो आप समझ सकते हो कि अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि यहां पर हो सकता है और नाइट्रोजन हो, यहां पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। आप जानते हो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, तो आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश। और जब भी कोई आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन होता है और उसके पास कहीं पर भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो यहाँ पर अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी तरफ अगर देखा जाए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारे पास कैसी गैस है बेटा, अध्रुवीय गैस है। क्या है भाई, अध्रुवीय गैस है। तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा ना दोस्तों, इनके बीच में वो केवल लंदन बल होंगे, लंदन बल। जब अंतर आणविक बलों की बात करते हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। क्या होती है भाई, वो ज्यादा एक तरह से स्टेबल कह लो, ज्यादा मजबूत, ज्यादा वो वाली होती है। इसीलिए अमोनिया के अंदर आकर्षण ज्यादा है, अमोनिया के लिए ए का मान भी ज्यादा होगा। तो ये कहता है कि अमोनिया के लिए वांडरवाल नियतांक ए का मान नाइट्रोजन की तुलना में अधिक होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आकर्षण ज्यादा है। तो पहले वाली जो स्टेटमेंट है बेटा, वो हमारे पास क्या हुई, सत्य स्टेटमेंट हो गई भाई। फिर दूसरी स्टेटमेंट की बात करेंगे, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होती है। ये बात भी क्लियर है कि हाँ भाई, ये बात इसीलिए तो होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, सत्य हो गया। तो हम लोग कहेंगे भाई कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन तो बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो वांडरवाल नियतांक है आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, वांडरवाल गैस के अंदर कहां पढ़े होंगे बेटा, P प्लस के ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस के एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो आप लोगों ने यहां पर देखा होगा कि ए और बी को वांडरवाल नियतांक कहते हैं, एन यहां पर, बी सॉरी, बी यहां पर और ए यहां पर बेटा, ठीक है। ये दोनों के दोनों वांडरवाल नियतांक होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अब हमारे सामने में क्वेश्चन है जो जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन आ गया भाई। अब यहां पर आपको एक चीज बतानी है, यदि अवगाद्रो नियतांक का मान 6.023 गुणा 10 की घात 23 प्रति मोल है और बोल्ट्जमैन नियतांक का मान 1.38 गुणा 10 की घात माइनस के 23 जूल प्रति केल्विन नियतांक है, तो इन्होंने पूछा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का परिकलित मान यानी सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या बताइए कितनी होगी, ठीक है भाई। सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में बताना है कितने होंगे। देखो बेटा, आप लोगों को एक बात पता होगी, ठीक है, आप कहोगे सर जी क्या, आपको पता होना चाहिए कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है बेटा,
वो होता है हमारे पास किसके बराबर बेटा, वो होता है आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बटे अवगाद्रो नंबर के बराबर। तो अगर हमें आर ज्ञात करना है, ये तो हम लोग जानते हैं गैसों के अणुगति सिद्धांत से भाई, ठीक है, हम यहां पर लिख सकते हैं गैसों के अणुगति सिद्धांत से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि जो बोल्ट्जमैन नियतांक होता है वो होता है आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बटे अवगाद्रो कांस्टेंट। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर जो होगा वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और अवगाद्रो नंबर के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां पर जो केबी है उसका मान दे रखा है 1.38 गुणा 10 की घात -23 और बेटा अवगाद्रो संख्या का मान दे रखा है 6.023 गुणा 10 की घात +23। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, अब ध्यान से देखोगे तो एक चीज मिलेगी आपको, इस 10 की घात -23 से ये 10 की घात +23 कट गया बेटा। अब आपको गुणा किसकी करनी रहेगी बेटा, 1.38 गुणा 6.023। अब इसमें तो बेटा सिग्निफिकेंट नंबर 3 है और इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 4 है, तो इनके गुणनफल में सिग्निफिकेंट नंबर कितने होने चाहिए, ये हमारा एक नियम है, तो पूछा गया है ये बेसिकली। लेकिन एक नियम होता है बेटा, जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा मोल अवधारणा का, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर में गुणा करते समय जिसमें कम सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं उसके परिमाण में भी उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर की बात करूं बेटा, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, सिग्निफिकेंट नंबर की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर तो 3 थे और यहाँ पर कितने बेटा, यहाँ पर 4 है। ऐसे कोई भी मान होता तो जो हमारे पास परिमाण आएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा उसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर उसके बराबर होने चाहिए जो कम वाला होता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे बेटा, 3। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट संख्याएं होंगी या नंबर होंगे वो भी हमारे पास 3 है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था और बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। जेईई एडवांस 2014 में क्वेश्चन आया था बेटा। आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई और बहनों, राइट, नोट करिए इसको। अब देखते हैं भाई आगे की कहानी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने है, आईआईटी जेईई 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये कह रहा है कि एक खाली बर्तन है, ठीक है, जिसमें एक एटीएम के बाहरी दबाव पर एक चलने वाले पिस्टन लगा है, उसमें 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 मोल हीलियम और 1 मोल अज्ञात यौगिक, ठीक है, अज्ञात यौगिक है जिसका वाष्प दाब दे रखा है 0.68 डाले जाते हैं। आदर्श गैस व्यवहार मानते हुए 0 डिग्री सेल्सियस पर कुल आयतन इसके निकटतम होगा। अगर मैं थोड़ा डायग्राम से आपको समझाऊं, ठीक है, तो यहां पर एक बर्तन है, फॉर एग्जांपल क्या है बेटा, बर्तन है। अब इस बर्तन में एक यहां पर मूवेबल पिस्टन भी लगी हुई है। अब जो बाहरी दबाव है ना, एक्सटर्नल प्रेशर, वो एक वायुमंडल है बेटा, बाह्य दाब। अब इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर 2 तरह की गैस है, एक तो हीलियम और एक है अननोन गैस। एक कोई भी गैस ऐसे मान लो कोई गैस है, यौगिक है कोई दूसरा। अब देखो जब मूवेबल पिस्टन रुकी रहती है ना, तो अंदर का दाब और बाहर का दाब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, क्योंकि बर्तन दोनों के लिए समान है। तो हमने अंदर का प्रेशर जो टोटल दाब होगा बेटा वो भी एक वायुमंडल ही मानना है, क्योंकि पिस्टन रुकी हुई है, ठीक है, पिस्टन ऊपर नीचे नहीं हो रही। और यहाँ का जो तापमान है वो कितना होगा बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। और हीलियम के जो मोल हैं, हीलियम के वो 0.1 मोल है। और बेटा जो 1 मोल हमारे पास अज्ञात यौगिक है, तो जो गैस का मोल होगा बेटा, मोल ऑफ गैस ये 1 मोल होगा, और ठीक है, जिसका 0.0 डिग्री सेल्सियस वाष्प दाब, और गैस का जो वाष्प दाब है वो दे रखा है 0.68 एटीएम। आप लोगों को ये बात पता होगी, इस कंटेनर में चाहे हीलियम हो चाहे वो कोई गैस हो, दूसरे वाली अज्ञात गैस हो, अननोन गैस हो, ठीक है, उस इन दोनों के लिए आयतन जो है वो समान रहेगा। क्या रहेगा, आयतन समान रहेगा। अगर मान लो मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम के लिए आदर्श गैस समीकरण आयतन निकालना है मुझे,
हीलियम का आयतन निकालो, पूरे इसका निकालो या टोटल का निकालो, आयतन तो समान ही है। तो पीवी इक्वल्स टू क्या रहेगा बेटा, एनआरटी। देखिए तापमान हमें दे रखा है, हमें आयतन ज्ञात करना है, मोल हमें दे रखे हीलियम के कितने हैं भाई 0.1 और आर का मान हमें पता है, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, हमें निकालना है आयतन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले ना हम हीलियम का क्या निकाल लेते हैं बेटा, दाब निकाल लेते हैं। तो आप लोगों को एक बात पता होगी डाल्टन के आंशिक दाब से, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से। आप कहोगे सर क्या, मैंने कहा देखो, पी टोटल बराबर होगा हीलियम का आंशिक दाब और प्लस जो वो गैस है उसका आंशिक दाब, जो अननोन गैस है उसका आंशिक दाब। अब टोटल दाब इसका कितना दे रखा है बेटा, एक वायुमंडल, तो हमने एक मान लिया बराबर, हीलियम का हमें ज्ञात करना है और जो वो गैस है उसका वाष्प दाब दे रखा है उन्होंने 0.68, तो 0.68 दे दिया। तो यहां से हीलियम का जो आंशिक दाब हुआ वो 0.32 atm हो गया, क्योंकि ये इधर जाके कट जाएगा बेटा। तो अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो प्रेशर था हीलियम का वो था 0.32। मान लो आयतन हमें ज्ञात करना है, हीलियम के मोल हमारे पास 0.1 है, आर का मान 0.0821 होता है और तापमान जो है बेटा वो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस को मतलब है 273 केल्विन, ठीक है। ये ऐसे प्रयोग करेंगे बेटा हम, ऐसे प्रयोग करने पर तो V का मान आएगा आयतन का, वो होगा हमारे पास 0.1 गुणा 0.0821 गुणा 273, ठीक है, अपॉन 0.32, ठीक है। ऐसे इसको हल करेंगे भाई, देखते हैं भाई क्या आंसर आता है। ये आंसर बेटा लीटर में आएगा, ठीक है, और फिर इसको आप ml में रख सकते हो, डिपेंड करेंगे क्या मान आएगा, 0.1, 0.0821, तो ये मान आ गया बेटा हमारे पास 7.004 लीटर। इसका मतलब है जो इंटीजर होगा वो हमारे पास 7 होगा, ठीक है। तो निकटतम पूर्णांक होगा बेटा वो क्या होगा, हमारे पास 7 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। IIT JEE 2011 का क्वेश्चन है। आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाइयों, यस और नो, करिए इसको नोट फटाफट। अब देखिए बेटा आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा, इथेन दे रखा है C2H6 और इथीन दे रखा है C2H4 का एक मिश्रण, एक वायुमंडल दाब और 400 केल्विन पर 40 लीटर आयतन घेरता है, ठीक है। यह मिश्रण 130 ग्राम ऑक्सीजन के साथ पूर्णतः अभिक्रिया करके CO2 और H2 उत्पन्न करता है। दोनों अलग अलग तरीके देखेंगे और आदर्श गैस व्यवहार मानते हुए मिश्रण में C2H4 और C2H6 के मोल अंश गणना कीजिए। ये क्वेश्चन बेटा 1995 का है, क्वेश्चन अच्छा है पुराना लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार बच्चे फंसते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना चालू कर देना बेटा। सबसे पहले तो हम लोग जो है ना, एक पूरा का पूरा एक बर्तन है मान लो, ठीक है, क्या है, एक बर्तन है जिसके अंदर हमारे पास इथेन भी है C2H6 और इथीन भी है C2H4, जिसका टोटल दाब दे रखा है एक वायुमंडल, ठीक है, और इसका पूरे का टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन और बेटा हमारे पास 40 लीटर आयतन है, 40 लीटर हमारे पास आयतन है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, टोटल मोल ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें मोल प्रभात ज्ञात करने के लिए आएगा भाई। इसी के अंदर हमें क्या निकालना है बेटा, मोल अंश निकालना है, मतलब मोल प्रभात निकालना है मिश्रण में। तो पहले टोटल मोल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होगा, ठीक है, आदर्श गैस समीकरण से, क्योंकि हमने व्यवहार आदर्श गैस मानना उन्होंने बोला हुआ है, आदर्श गैस व्यवहार मानते हुए। तो आदर्श गैस समीकरण से आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं P टोटल V टोटल बराबर N टोटल R और T, ये रखेंगे। टोटल दाब हमारे पास एक वायुमंडल है, आयतन हमारे पास टोटल कितना है बेटा 40 लीटर है, टोटल मोल हमें ज्ञात करने हैं
0.08, ठीक है, 0.0821 और तापमान हमारे पास कितना हो गया बेटा? टेम्परेचर हमारे पास 400 केल्विन है, 400 केल्विन है। अब यहां से क्या हुआ भाइयों, हमारे पास ये 1 से कट गया, ये 10 से कटेगा, और टोटल मोल जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे 1/0.0821 और गुणा में 10, ठीक है, यानी 1/0.821, इतने मोल आ गए हमारे पास टोटल, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं एक बार। एक को भाग करते हैं हम लोग 0.821 से, तो हमारे पास टोटल मोल आ गए बेटा 1.218, ठीक है, इतने मोल आ गए हमारे पास। अब बढ़ते हैं बेटा हम लोग किसके बारे में, अभिक्रियाओं के बारे में, कि कैसी कैसी अभिक्रिया करेंगे और कैसे कैसे हम लोग जो है ज्ञात करेंगे। यहाँ पर इन्होंने एक और बात दी, ऑक्सीजन कितना खर्च हुआ। पहले हमें टोटल ऑक्सीजन के मोल पता होने चाहिए, ठीक है, उससे अंदाजा लग जाएगा कि भाई कितनी ऑक्सीजन खर्च हुई होगी, फिर अभिक्रिया कर लेंगे। तो अगर मैं ऑक्सीजन के मोल ज्ञात करता हूं बेटा, तो भार बटे अणुभार से ही कर लूंगा। अब भार हमारे पास कितना है बेटा, ऑक्सीजन का 130 ग्राम, अणुभार होता है बेटा 32, तो इसको हल करने पर भार बटे अणुभार में, ठीक है, तो हमारे पास 4.06 मोल जो है ये होंगे हमारे पास किसके बेटा जी, ऑक्सीजन के होंगे, ठीक है, 4.06 और 1.218 कर लो, या इसको लगभग 1.22 मान लो, अगर दशमलव के 2 स्थान तक चलाना है तो। अब देखो बेटा आगे, जब हम इनकी अभिक्रिया करवाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पता होगा C2H6 ऐसे करते थे भाई, C2H6 प्लस O2, ठीक है, गिव्स CO2 प्लस H2O, लिक्विड गैस। हालांकि 400 केल्विन पर तो ये भी गैस ही होगा बेटा, ठीक है। और एक हमने अभिक्रिया लिखी है बेटा C2H4 प्लस O2 और गिव्स CO2 गैस प्लस के H2O गैस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमें ये नहीं पता बेटा किसके कितने मोल हैं, टोटल मोल तो हमें पता है पर हमें ये नहीं पता कितने किसके मोल हैं। तो पहले तो आप अभिक्रिया को जब बैलेंस करोगे, तो आप अभिक्रिया को बैलेंस करते हुए यहाँ पर आप रखोगे बेटा 2, ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितने हो गए बेटा 6, तो यहाँ पर आपने 3 से गुणा कर दी, और फिर हमारे पास ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास 7/2 करोगे, ठीक है जी। उसके बाद जब इसको बैलेंस करोगे बेटा, तो यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे, क्योंकि इधर 2 कार्बन है। आपको मैंने क्लास में बताया था बेटा, इन अभिक्रियाओं को बैलेंस करने का तरीका होता है, पहले कार्बन बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। कार्बन इधर 2 हैं तो कार्बन इधर भी 2 हैं, फिर हाइड्रोजन इधर कितने हो गए बेटा 4, तो इधर 2 हैं, तो बेटा हमने 2 से गुणा कर दी। अब ऑक्सीजन देखो तो हमारे पास 6 है, तो हमने 3 से गुणा कर दी, तो हमारे पास अभिक्रिया तो बैलेंस हो गई। अब कहानी ये होती है, टोटल मोल हमारे पास इसके कितने थे 1.21, है कि नहीं, टोटल मोल कितने थे बेटा हमारे पास 1.21, और टोटल इसके कितने थे बेटा इतने। तो हम लोगों ने ना क्या मान लिया कि मान लो इसके हमारे पास x मोल थे, कितने थे बेटा x मोल थे, और यहां पर खर्च कितने हुए होंगे बेटा इसके, इसके कितने बचे होंगे 1.22 माइनस x इतने होंगे, ठीक है बेटा। जब इसके x मोल होते हैं तो उसके 7/2x होते हैं, उसके 7/2x मोल हो गए, ठीक है, खर्च हुए, और इसके कितने होंगे बेटा 1.22 माइनस x बटे सॉरी 3 इंटू में 1.22 माइनस x मोल इसके होंगे बेटा। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास x मोल इसके हैं, तो देखो 1 मोल इसका होता है तो 7/2, तो x मोल है तो 7/2x ऐसे करेंगे। इसका अगर 1 मोल होगा तो इसके 3 मोल होंगे, तो उसके 1.22 माइनस x मोल बचे, क्योंकि टोटल तो इतने ही थे, इतने खर्च हो गए। अब हमारे सामने कहानी ये आती है कि भाई जो ऑक्सीजन के मोल हैं, वो ये मोल और ये मोल दोनों जोड़ने पड़ेंगे,
राइट। तो हम लोगों ने क्या करा बेटा, टोटल मोल ऑक्सीजन के जो दे रखे हैं वो हमने निकाले हैं। कितने हैं बेटा, वो 4 मोल थे। ठीक है, 4 मोल हमने निकाले, 4.06। यहाँ पर कितने निकलेंगे बेटा, 7/2x प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो आगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 और माइनस के 3x बराबर 4.06। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3.5x और ये उधर चला जाएगा तो हमारे पास माइनस के 3x, तो हमारे पास 4.06 में से माइनस करोगे 3.60। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 0.5x बराबर होगा हमारे पास कितना बेटा, 4 में से अगर हम 3.60 घटा देंगे बेटा तो पहले तो 0 में से 6 बचेगा, और भाई 10 में से अगर 6 गए, 10 में से हमारे पास कितने गए भाई, 6 गए तो हमारे पास 4 बचे, और यानी 0.46 बचेंगे। x का जब मान निकालोगे आप, x का जब मान निकालोगे तो 0.46 डिवाइड बाय 0.5, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे एक एक्स्ट्रा 10 आएगा, तो हमारे पास 5 ही कम 5, 9.2, x का वैल्यू आ गया 0.92। अब x की वैल्यू बेटा अगर 0.92 आ गई, ठीक है, तो आप इसके भी मोल ज्ञात कर लोगे। भाई इसके मोल आ गए, इसके मोल आ गए, इसमें से घटा के देखना ये, और बाद में टोटल मोल आपको पता ही थे इसके कितने थे बेटा, 1.22। तो बेटा एक तरीके से हमारे पास जो इथेन है इसके मोल आ गए x बराबर 0.92, और जब आप इसके एथीन की बात करोगे, मान लो इसके y मोल आपने माने होंगे, तो y मोल होंगे हमारे पास 101.22 माइनस 0.92, तो हमारे पास कितना होगा बेटा, 2 में से 2 गया 0, और भाई ये 3 बचेगा, 12 में से 9 गया बेटा 3। ठीक है, तो 0.3 ऐसे बचेगा, तो इसके भी मोल आ गए। अब दोनों के मोल पर भाज ज्ञात करना है आपको, तो आपको ज्ञात करना है, मान लो C2H6 का मोल पर भाज, तो आप बेटा क्या करोगे, C2H6 के मोल बटे C2H6 के मोल प्लस C2H4 के मोल। अब इसके जो मोल आए C2H6 के वह है 0.92 डिवाइड बाय टोटल मोल हमारे पास कितने थे बेटा, 1.22। ठीक है, 1.22। ऐसे बेटा अगर हम दूसरे का मोल पर भाज ज्ञात करेंगे C2H4 का, तो चाहे तो हम इसी मान को 1 में से घटा देंगे, और चाहे आपका मान करे तो मोल C2H4 डिवाइड बाय C2H4 प्लस C2H6, तो यूज करोगे मान बेटा कितना, 0.30 डिवाइड बाय 1.22, क्योंकि टोटल मोल हमारे पास इन दोनों के मिश्रण के 1.22 थे बेटा। तो हमारे पास यही क्या कहा बेटा, इथेन और एथीन का एक मिश्रण है जिसका कुल दाब एक वायुमंडल और 400 केल्विन ताप पर 40 लीटर आयतन घेरता है। यह मिश्रण 130 ग्राम ऑक्सीजन के साथ पूर्णतः विक्रिया करके CO2 और H2O उत्पन्न करता है। आदर्श गैस मानते हुए मिश्रण में C2H4 और C2H6 के मोल अंश यानी मोल प्रभाज की गणना करिए। तो पहले हम लोग यहाँ से टोटल मोल निकाल लेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन के टोटल मोल लगा लेंगे, फिर अभिक्रिया को बैलेंस करके देखेंगे कि भाई इसके कितने मोल खर्च हुए, 7/2x, और यहाँ पर 3 इंटू 1.22 माइनस एक्स, इनके मोल को जोड़कर ऑक्सीजन के कुल मोलों के बराबर रख दिया, तो x का मान निकाल लिया। x का मोल निकालने के बाद ये मान भी आ गया और ये मान भी आ गया। फिर जब हमें टोटल मोल भी पता है, अलग अलग मोल भी पता है, तो बेटा मोल प्रभाज निकालना हमारे लिए थोड़ा सरल हो गया। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए और जो भी मान होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। नोट करिए बेटा फटाफट। हो गया भाई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने एक बंद बर्तन है, 10 ग्राम आदर्श गैस है। ये जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक बंद बर्तन में 300 केल्विन पर 10 ग्राम आदर्श गैस एक्स है जो 2 ATM दाब डालती है।
उसी तापमान पर 80 ग्राम दूसरी गैस वाई मिलाई जाती है तो कुल दाब 6 वायुमंडल हो जाता है। तो हम लोगों से पूछा गया है कि 300 केल्विन पर एक्स और वाई के वर्ग माध्य मूल वेग का अनुपात क्या होगा। देखो बेटा, आप लोगों को सिंपल सी मैं बात बताऊं, वर्ग माध्य मूल वेग जो VRMS का फॉर्मूला होता है वो होता है √3RT/m। अब क्योंकि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से हमने अनुपात निकाल लिया, ठीक है, VRMS x बटे VRMS y, दो गैस है ना x और y, तो हमारे पास तापमान सेम है, 3 कांस्टेंट है, r सेम है, तो हमारे पास आएगा my बटे mx, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है वर्गमूल के। तो ये अनुपात ज्ञात कर लेते हैं पहले डेटा से। चलो भाई, कैसे करोगे आप? सबसे पहले हमें ना अलग अलग गैस x और y के ना डेटा निकाल लेते हैं। x का मान आप देखोगे तो x का जो भार दे रखा है वो दे रखा है 10 ग्राम, ठीक है दोस्तों, आप कहोगे ठीक है सर। और भाई टेम्परेचर जो दे रखा है वो 300 केल्विन है, आप कहोगे ठीक है सर। और दाब जो है बेटा इसका x का px का वो है 2 atm, पहले ये थी कहानी। अभी आयतन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आयतन इसका हम v ही मान लेंगे। आयतन हमने क्या मान लिया इसका बेटा? Vx v ही मान लिया, क्योंकि दोनों गैसों को सेम ही भरा गया है वापस। जब मैं y की बात करूंगा बेटा, तो y जो है, y का जो भार है वो 80 ग्राम है, ठीक है। और कुल दाब, देखो कुल दाब अगर 6 atm हो जाता है तो y का कितना होगा बेटा? हम लोग जानते हैं P टोटल बराबर होता है px प्लस के py। तो ये अगर 6 है और ये पहले 2 था तो py का मान 4 आएगा, तो इसका जो p होगा बेटा py वो होगा 4 atm। अब बेटा देखिए, हम लोग जानते हैं कि py तो आ गया इतना, vy भी कितना होगा बेटा? v ही होगा। और अभी और टेम्परेचर दोनों का सेम ही होगा 300 केल्विन पर x और y, तो t भी कितना आ गया बेटा? 300 केल्विन हो गया y का। अब आप लोगों को PV इक्वल्स टू NRT के लिए जानते होंगे आप, PV इक्वल्स टू NRT से, ठीक है। दोनों के मोल निकाल लो या अणुभार निकाल लो अलग अलग। ये आसान तरीका ये है कि जब आयतन नहीं पता तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो P और V है, N और T है, बराबर R होता है किसी भी गैस के लिए, PV NT बराबर R है किसी भी गैस के लिए। तो यहां से पता है क्या रिलेशन बनता है बेटा? यहां पर रिलेशन बनता है PX VX NX TX, PY PY NY TY। देखिएगा, क्योंकि दाब अलग अलग है, आयतन तो सेम है, दोनों का ही V मान रखा है तो हटा दिया। तापमान दोनों का केल्विन होगा, मतलब 300 केल्विन, वो भी सेम है। तो यहां पर रख दिया आपने बेटा 2, और इसको लिख दिया x का भार और बेटा x का अणुभार बराबर, इसका था बेटा 4, y का भार और अणुभार चला गया ऊपर, y का अणुभार, ठीक है, y का अणुभार। अब देखो यहां पर, इससे तो ये कट गया, यहां पर 2 आया, mx का बटे wx का मान कितना दे रखा है बेटा? अगर आप देखोगे wx का मान 10 ग्राम दे रखा है, तो हमने यहां पर 10 ग्राम लिख लिया, 2 गुणा my। अब wy का मान कितना दे रखा है बेटा? 80 ग्राम, तो ये दे रखा है 80 ग्राम। तो आप क्या करोगे भाई, इस जीरो से जीरो कट गई, 2 ही कम 2 और 2 चौका 8 हो गया, तो my बटे mx जो है ये इधर चला गया इधर, तो ये हो गया 4/1, ठीक है। my बटे mx कितना आ गया बेटा? 4/1। अणुगति सिद्धांत का क्वेश्चन है भाई ये। तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों यहां पर, कि यहां पर my और mx हमें बताना था, तो यहां पर 4/1 रख लो। तो हमारे पास जब आप इसको रखोगे 4/1, क्योंकि हमारे पास 4/1 है my और m1, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके जब बाहर निकालोगे तो इसको 2 और इसको 1, यानी 2:1 आ जाएगा। अब 2:1 कहां दे रखा है बेटा? विकल्प डी में, तो आप डी को टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे,
ठीक है दोस्तों, नोट करिए इसको फटाफट। एक बंद बर्तन में 300 केल्विन 10 ग्राम आदर्श गैस एक्स है जो 2 एटीएम दबाव डालती है। उसी तापमान पर, यानी तापमान समान था, 80 ग्राम दूसरी गैस वाई मिलाई जाती है और कुल दाब 6 वायुमंडल हो जाता है। 300 केल्विन पर एक्स और वाई के वर्ग माध्य मूल वेग का अनुपात आपको बताना है। आशा करता हूं कि ये तो क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा। अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, और इसका एक ग्राफ भी दे रखा था। एक्चुअली मैंने आपको बताया था भाई कि आपको पता है कि आपके क्वेश्चन के लिए थोड़ी मारामारी रहती है, और ऐसे वेग के बीच का ग्राफ था, तो ऐसा हमें दे रखा था बेटा, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ भी दे रखा था साथ में, ठीक है, ये ग्राफ साथ में दिया हुआ था, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं इसको, वितरण नियम, मैक्सवेल का वितरण नियम। लेकिन जो इन्होंने पूछा है उसका आंसर आप वैसे ही निकाल दोगे। आप कहोगे सर कैसे? देखो, हमारे पास एक गैस है, वितरण नियम का ग्राफ भले ही दे रखा हो, हमसे क्रमशः बताना है सबसे संभावित वेग यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फिर उसके बाद औसत वेग, और फिर वर्ग माध्य मूल वेग का अनुपात क्या होगा। कैसे पता लगेगा बेटा? आप लोग ये समझिएगा कि जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अनुपात औसत वेग यानी एवरेज अनुपात वीआरएमएस, ये हमें निकालना है। आप लोग ये भी जानते होंगे इसका फॉर्मूला होता है 2RT 2RT बाई एम, इसका होता है बेटा 8RT बाई पाई एम, और इसका होता है बेटा 3RT बाई एम। अब बेटा m कॉमन है, RT कॉमन है, तो कट जाएगा, यहां आएगा √2 अनुपात रूट, अब 8/3.14 लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा अनुपात, और ये आएगा √3। तो देखो बेटा, पहला मान है √2, फिर मान है 2 पॉइंट समथिंग, फिर आएगा 3। यानी ये नियम है कि अगर अनुपात देखोगे तो यहां पर सबसे कम मान, फिर बड़ा मान, फिर और बड़ा मान होना चाहिए। सब बराबर तो हो नहीं सकते, तो पहले वाला आंसर तो हट गया, ठीक है। बराबर तो अगर कहीं पर भी बराबर आ रहे हैं तो वो तो नहीं हो सकते आंसर। यहां पर एक और एक बराबर हो गए, हटा दो, एक और एक बराबर हो गए, हटा दो। अब देखो, पहले एक मान छोटा मान, फिर थोड़ा बड़ा मान, फिर और बड़ा मान, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? सी हो गया। आप इसको हल करोगे, बाहर निकालोगे और सरल अनुपात निकालने की कोशिश करोगे किसी के भी रेस्पेक्ट में, तो यही आएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट करिए दोस्तों, थर्ड ऑप्शन है जेईई एडवांस 2020, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और इस क्वेश्चन के आंसर एक से ज्यादा हैं, ध्यान रखना, एक से ज्यादा इसके क्वेश्चन के आंसर है भाई। साम्यावस्था पर किसी गैस के अणु की वर्ग माध्य मूल चाल आरएमएस औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं। और ये जो आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं बेटा, ये अणुगति सिद्धांत के आधार पर दी गई हैं। अब यहां पर क्या कहा गया बेटा कि यूआरएमएस इसके आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर मैं यूआरएमएस का फॉर्मूला निकालू बेटा, तो सब लोग जानते हैं कि वो 3RT/m ये होती है। अब इस फॉर्मूले से तो पता लग रहा है कि भाई जो यूआरएमएस है वो अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो गई। तो पहली स्टेटमेंट तो बेटा हमारे पास हो गई सत्य, ठीक है, तो ये तो सत्य हो गई। अब यदि तापमान को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो यूआरएमएस 2 गुना होती है। आप लोग ये बात जानते होंगे कि जो यूआरएमएस है बेटा, वो तापमान के वर्गमूल के समानुपाती है, तो उसको 4 गुना बढ़ाएंगे तो बाहर निकल के 2 ही आएगा। तो सत्य तो बेटा ये भी है। फिर हमारे पास आता है एवरेज आणविक द्रव्यमान के वर्ग माध्य के, ये एवरेज ऊर्जा है बेटा, आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होती है। नहीं भाई, अगर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखना चाहते हो तो 3/2 बोल्ट्जमैन नियतांक गुणा तापमान,
बोल्ट्जमैन नियतांक गुणा तापमान ये होती है, तो मानक ताप के समानुपाती होती है, इसमें अणुभार का कोई रोल नहीं होता। तो बेटा ये क्या होगी हमारे पास असत्य स्टेटमेंट। अब देखिए आगे, किसी दिए गए तापमान पर एवरेज सभी गैसों के लिए समान होती है। अगर तापमान फिक्स है तो बेटा अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट ऑलरेडी है ही, तो इससे क्या होगा कि एवरेज गतिज ऊर्जा होगी कणों की, वो भी क्या रहेगी हमारे पास, कांस्टेंट रहेगी। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया बेटा, सत्य स्टेटमेंट हो गई। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी ए, बी और डी। मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन था, जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन। हालांकि आपको कठिन नहीं लगेंगे अगर आप लोगों ने थोड़ा फिजिक्स में भी अणुगति सिद्धांत पढ़े होंगे, या फिर आपने जो मैंने लेक्चर आपको रिकॉर्डेड दिए थे अगर आपने वो देखे होंगे, तो वहां से भी आप लोगों को ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है भाई, एक्स और वाई, ये 2014 का पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। इसके दो क्वेश्चन होंगे बेटा, पहले बता दूं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, अब मैं आप लोगों से बस छोटी सी एक अनुमति चाहता हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को रात भर बैठ के इसको उसमें कन्वर्ट करा था हिंदी में। अब मैं इसका बस ग्राफ जो है, वो जो एआई है जो मैंने यूज किया था उससे बना नहीं था, तो बस ये ग्राफ क्वेश्चन में दे रखा था जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये इंग्लिश मीडियम वाला ही ग्राफ है भाई, इसमें मतलब बुक इंग्लिश मीडियम की, क्या करूँ। ठीक है, लेकिन आपको लिए करना पड़ता है। तो इनमें क्या कर रखा है, जरा सुनो मेरी बात को। इन्होंने ये ग्राफ दे रखा था बेटा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि भाई ये आपको दे नहीं रखा होगा, आपको बनाना पड़ेगा, ये दे रखा था बेटा ऐसे ग्राफ। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या था बेटा, ये बोतल थी और इसकी जो लेंथ दे रखी थी हमारे पास, टोटल यहां से लेकर यहां तक की दूरी। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक दूरी, तो ये दे रखी थी हमारे पास 24 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी थी बेटा, 24 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमारे पास एक कॉटन है, यहां से एक्स घुसती है और यहां से वाई घुसती है, और कोई बीच में दूरी बना रखी है इन्होंने ऐसे करके। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है बेटा, ये डी है। ये क्वेश्चन में दे रखी थी, ये अलग नहीं थी, क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या थी बेटा, दे रखी थी आपको। अब ठीक है, और यहां पर लिखा था बेटा, ये थी हमारे पास उत्पाद निर्माण ठीक है का प्रारंभ यहां होता है, और ये इधर वाई आती है बेटा, उधर एक्स आती है, और ये कॉटन के वो हैं। खैर, ये हमारे पास ग्राफ था, और ये डायग्राम बेटा, क्योंकि देखो आईआईटी ने तो दिया था, पर आपको पता है कि हिंदी मीडियम में क्वेश्चन मिलते नहीं है, तो मैंने पूरा ट्रांसलेट जरूर करा, लेकिन ये डायग्राम एआई वगैरह नहीं बना पाई, इस वजह से ये डायग्राम मैंने आपके सामने दे दिया कि ये क्वेश्चन था भाई, जेईई एडवांस 2014 में। अब एक्स और वाई दो वाष्पशील तरल पदार्थ है, मतलब पदार्थ है जो कॉटन के साथ भीगे हुए हैं। अब कॉटन के साथ वो क्या होंगे, वाष्पशील हो जाएंगे। अब वाष्पशील होने पर क्या हुआ बेटा, ये ऐसे बहने लगे, ये ऐसे बहने लगे, इधर से और इधर से ये बहने लगा, और जब कभी मिलेंगे तो आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, और अभिक्रिया करने पर ये क्या बना देंगे, उत्पाद। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि एक्स और वाई दो वाष्पशील तरल पदार्थ है जिसके मोलर द्रव्यमान क्रम से 10 ग्राम प्रति मोल और 40 ग्राम प्रति मोल है। एक्स का जो अणुभार है बेटा, एम एक्स, वो 10 ग्राम प्रति मोल उन्होंने दिया है, हमने नहीं बोला भैया ना। और जब वाई का अणुभार की बात करोगे तो ये हमारे पास कितना बेटा, 40 ग्राम प्रति मोल, ये दे दिया बेटा। तो 10 ग्राम प्रति मोल और 40 ग्राम प्रति मोल, और जो है 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ट्यूब में एक वायुमंडल दाब और 300 केल्विन ताप पर एक अक्रिय गैस इनर्ट भरी हुई है, और एक्स और वाई वाष्प आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाती है जो पहली बार एक्स वाले सिरे से डी सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, ये 1998 गलत दे रखा है, 2014 का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, 2014 इसी का पार्ट है ये। ठीक है, हाँ ये
ये 2014 वाला ही क्वेश्चन है बेटा। मतलब जो पैरा ऐसा थोड़ी होगा कि पैराग्राफ 2014 में यार क्वेश्चन पहले आया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। 1998 का नहीं है बेटा, ये है आपका उसका। सबसे पहले इसमें सिंगल करेक्ट आंसर है, तो यहां पर 4 है, स्टेटमेंट पढ़ के देखो क्या निकाल सकते हो आप क्या नहीं। एक्स का औसत मुक्त पथ वाई की तुलना में अधिक है, वाई का औसत मुक्त पथ वाई एक्स की तुलना में अधिक है। अक्रिय गैस एक्स के साथ वाई की टक्कर आवर्ती एक्स की तुलना में अधिक है। अक्रिय गैस के साथ एक्स की टक्कर आवर्ती वाई की तुलना में अधिक है। देखिए, टक्कर आवर्ती यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, तो जिस गैस की गति ज्यादा होगी ना, वो फटाफट इधर उधर टक्कर मारेगी, सीधी बात वो है, उसकी आवर्ती ज्यादा होगी। अब आप देखो बेटा, अगर हम दोनों गैसों में, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं वेलोसिटी, मैंने यहां पर कोई सी भी वेलोसिटी हो सकती है, और वो कोई सी भी वेलोसिटी हो, वो क्या होता है, अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। अब इस वाले फॉर्मूले से ये बात पता लगती है कि जिसका अणुभार कम होगा, ठीक है, वो गैस की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फटाफट 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 क्या होगा, टक्कर ज्यादा होगी। ठीक है, टक्कर ज्यादा होगी, तो हम लोग कहेंगे उस वाली गैस की टक्कर ज्यादा होगी, तो बेटा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, आवर्ती ज्यादा होगी। तो आप लोग देखिए एक्स और वाई में, एक्स का अणुभार कितना है 10, वाई का अणुभार कितना है 40, तो कम अणुभार किसका हो गया 10, एक्स का। एक्स का अगर बेटा अणुभार कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा तेज गति से भागेगी इधर उधर, फटाफट टक्कर मारेगी, तो ज्यादा टक्कर मारेगी बेटा, तो वहां पर टक्कर आवर्ती भी ज्यादा होगी एक्स की। तो अक्रिय गैस के साथ एक्स की टक्कर आवर्ती वाई की टक्कर आवर्ती वाई की तुलना में अधिक होगी, तो इसका आंसर हो गया बेटा डी। इस तरीके से आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, ग्राहम नियम के अनुसार डी का मान क्या होगा, ग्राहम नियम का उपयोग करते हुए डी सेंटीमीटर में मान ज्ञात करिए। आप लोगों को पता होगा ग्राहम का नियम अलग अलग प्रकार से देखते हैं, मतलब, लेकिन जब हमारे पास गैस की मात्रा सेम हो, बस केवल अणुभार अलग हो, ठीक है, दाब आंशिक दाब सेम हो, ठीक है, या क्वेश्चन में केवल अणुभार की बात करी गई हो, तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है R1/R2 अंडर रूट M2/M1, यानी अगर हम कहें रेट एक्स, ठीक है, रेट एक्स अपॉन में रेट वाई बराबर MY/MX, और खास बात, जो दर होगी एक्स की वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे भाई, दूरी बटे समय कैसे भाई, गैस एक्स यहां से यहां तक चली तो ये डी डिस्टेंस है, और वाई जो है बेटा इधर से इधर चलेगी तो ये हो जाएगा 24 माइनस के डी डिस्टेंस, और टाइम तो एक ही लगा होगा ना जब मिली होंगी, ये थोड़ी तेज चल गई होगी, ये कम चल गई होगी, या हो सकता है कि वो स्लो चली हो या ज्यादा चली हो। तो हमारे पास क्या आया बेटा, एक तरफ हमने मान लिया डी बटे टाइम सेम, और एक तरफ हमने मान लिया बेटा 24 माइनस के डी बटे टाइम। अणुभार y का जो है बेटा वो 40 था, और x का जो है बेटा वो 10 था। अब इसको हल करोगे आप, तो आप देखोगे दोस्तों, t से t कट गया, यहां से ये कट गया, बाहर आ जाएगा 2, तो d बराबर 24 माइनस के d बराबर 2। जब ब्रज गुणा करोगे आप, तो d बराबर 48 माइनस के 2d आएगा, ये इधर आ गया बेटा 3d बराबर 48, और d का मान आ गया 16। तो वास्तव में जो d है वो 16 सेंटीमीटर है भाई, और 16 सेंटीमीटर कहां दे रखा है, विकल्प सी में। तो आप देखोगे ये जो d का मान पूछा है इस वाले डायग्राम में 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर डी था, इस क्वेश्चन का आंसर सी था। दोनों क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2014 के क्वेश्चन थे, ग्राहम के नियम पर आधारित थे, ठीक है, आपको केवल पैराग्राफ समझना था और आंसर निकालना था। अगला क्वेश्चन है बेटा IIT JEE 2003 का, क्या है भाई, IIT JEE 2003 का क्वेश्चन है, आप करके देखिए क्या आंसर बनता है क्या नहीं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि किसी गैस के अणुओं का औसत वेग 400 मीटर प्रति सेकंड है, उसी तापमान पर गैस का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
औसत वेग एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है अंडर रूट 8 RT बाय पाई एम। मान गए? आप कहोगे हाँ सर। और बेटा जो RMS वेलोसिटी होती है वो होता है अंडर रूट 3 RT बटे एम। अब दोनों का आप अनुपात निकाल लो तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, URMS बटे U एवरेज अंडर रूट, ठीक है ऐसे बना लो, अंडर रूट 3 RT बटे एम बटे 8 RT बटे 3.14 और यहां पर पाई का मान होगा एम। तो आप देखोगे बेटा RT से RT कट गया, एम से एम कट गया, ठीक है। और ये जो मान दे रखा है एवरेज का वो दे रखा है 400। तो आप देखोगे URMS बराबर 400 बराबर ये ऊपर चला जाएगा 3 गुणा 3.14, नीचे क्या बचेगा बेटा, केवल 8 बचेगा। तो इसको आप हल कर लो, ठीक है। 8 में से भी 2 बाहर ही आ जाएगा। तो URMS बटे 400 बराबर 3 की गुणा करो पहले 3.14 से, तो 9.2 आ गया बेटा, 9.2, ठीक है। 8 से आप 2 को बाहर रखो, 1/2 बाहर आ जाएगा और ये जो 2 है इससे कट जाएगा ये, तो ये 200 हो जाएगा। अब बरज गुणा कर दोगे आप, ठीक है। तो URMS बराबर होगा 200 गुणा, और √2 का मान हमारे पास होता है बेटा 1.414, 9.2 का मान होगा 3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग होगा बेटा इसका मान। तो √9.2 3.033, बस इसको हल कर लो, मान निकाल लो। और वैसे भी आपको इसका मान निकालना आता होगा, क्योंकि अगर मान लो आपको डायरेक्ट बिना कैलकुलेटर के 9.2 निकालना है, ठीक है, तो 9.2 को बाहर निकालने का तरीका ये होता है कि आप ये देखो कि इसमें कौन सा ऐसा मान है जो इसके वर्ग के आसपास है। तो वो होगा 9 प्लस के 0.2। तो आप जब इसका मान निकालोगे तो इसका तो मान आ गया 3 प्लस 0.2 को बाहर रख दो। अब आप क्या करोगे बेटा, ये जो भी मान होगा इसके 2x से वो कर देना भाग, तो 6 से आप भाग कर दोगे तो ये मान लगभग वही आएगा आपके पास, ठीक है, 0.33। तो आप जोड़ के देख लेना वही आएगा। तो ट्रिक बताई जाती है। अब यहां पर देखो बेटा, ये एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। 1 मोल 1 परमाणु वास्तविक गैस समीकरण P इंटू वी माइनस के BRT का पालन करती है, जहां पर B एक नियतांक है। इस गैस के लिए अंतर परमाणु विभव, इंटर एटॉमिक पोटेंशियल और अंतर परमाणु दूरी के बीच संबंध को किस ग्राफ द्वारा सही समझाया जाएगा। देखिए ये जो आप लोगों को ग्राफ दिख रही है, ऑप्शन दिख रहे हैं, ये इसका पार्ट नहीं है बेटा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आपके क्वेश्चनों के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए इसके जो 4 ग्राफ दे रखे थे वो ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूं और बनवा देता हूं कौन कौन से ग्राफ थे, ठीक है। और आप लोगों को ये भी लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन भले ही खतरनाक दिख रहा हो पर ये क्वेश्चन 2 मिनट में करने वाली चीज है। आप देख भी सकते हो, यही क्वेश्चन था 2015 का IIT एडवांस सिंगल करेक्ट, ठीक है। ये 4 ग्राफ दे रखे थे बेटा इसके अंदर, तो ये चारों ग्राफ में देकर आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहां पर दे रखा था बेटा V यानी बढ़ रहा था, ये 0 है और इधर से इधर जाने पर R बढ़ेगी। ग्राफ दे रखा था बेटा ये A ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए फिर हमारे पास आएगा B ग्राफ। B ग्राफ में क्या दे रखा था बेटा, यहाँ V जो R पर दूरी पर बढ़ती है 0 दे रखा है और ये R है,
ठीक है, ये दे रखा है विकल्प बी। उसके बाद विकल्प सी देखो बेटा, ये v और यहां पर r दूरी बढ़ रही है और ये 0 है केंद्र। उसके बाद ये सी ग्राफ हो गया भाई। अब आएगा डी ग्राफ। v r दूरी पर डिपेंड करता है, r का मान 0। ये ग्राफ दे रखा है विकल्प डी में। ये क्या दे रखा है बेटा, विकल्प डी में क्वेश्चन दे रखा था और इसके जो विकल्प थे वो ये वाले दे रखे थे। अब आप क्या करोगे इसके लिए, इसके लिए सिंपल तरीका आपको इस तरीके ढूंढना होता है बेटा, ये जो समीकरण हमें दे रखी है वान डेर वाल समीकरण गैस के लिए, इसमें केवल एक ही नियतांक दिख रहा है बी। आप देखोगे इसमें ए दिख ही नहीं रहा, क्या दिख रहा है बेटा, इसमें बी दिख रहा है। और बी जो है वो प्रतिकर्षण को निरूपित करता है, प्रतिकर्षण को। और प्रतिकर्षण जहां जहां होता है बेटा वहां पर ऊर्जा बढ़ती है, केवल ऊर्जा बढ़ती है। तो देखो हमेशा क्या होगी, जो ऊर्जा का मान होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर बी का मान दे रखा है तो ऊर्जा का मान केवल धनात्मक होगा, ऊर्जा केवल बढ़ेगी। अगर ए का मान भी होता समीकरण में तो ऊर्जा घटती भी, क्योंकि जब जब आकर्षण होता है तो ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। जब जब प्रतिकर्षण होता है तो ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। ये बात आप जानते हो। अब इसमें क्या है, ऊर्जा का मान 0 से कम भी है, यानी ऋणात्मक। तो ऋणात्मक नीचे वाला हिस्सा दर्शाता है आकर्षण, ऊपर वाला दर्शाता है प्रतिकर्षण। तो इसमें क्या हुआ बेटा, आकर्षण भी है, इसमें क्या है बेटा, प्रतिकर्षण भी है। ठीक, इसमें दोनों ही नहीं है। इसमें केवल क्या हो गया बेटा, प्रतिकर्षण, क्योंकि ऊपर दे रखा है और यहां पर नीचे भी है ऊपर भी है। तो हमारे पास ऊपर क्या हो गया बेटा, प्रतिकर्षण भी है और हमारे पास आकर्षण भी है। तो वो ग्राफ चुनिए बेटा, वो ग्राफ चुनिए जिसमें केवल और केवल प्रतिकर्षण हो। तो ऐसा ग्राफ देखने पर अगर आप देखोगे तो हमें सी विकल्प ही मिलेगा और इसी वजह से आप सी को टिक करोगे और अपने 4 नंबर पक्के करोगे। इसलिए बहुत कठिन नहीं होता, कभी कभी दिमाग भी लगाना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे सामने है जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन। एक गैस का संपीड्यता गुणांक जेड का मान दे रखा है 0.5, 800 केल्विन ताप पर x atm दाब पर इसका मोलर आयतन 0.8 डेसीमीटर क्यूब पर मोल हो जाता है। यदि समान ताप पर दाब पर यह गैस आदर्श व्यवहार दर्शाती है तो इसका मोलर आयतन y डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। x और y का, ठीक है, x और y का आपको क्या करना है बेटा, मान ज्ञात करना है। और r का जो मान दे रखा है हमारे पास वो यूज करना है 8 गुणा 10 की घात -2 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल का उपयोग करें। जेईई एडवांस 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करिए इस क्वेश्चन को। तो देखो बेटा, एक गैस का संपीड़ितता गुणांक दे रखा है, ठीक है, तथा एक्स एटीएम, देखो यहां पर सब है, गैस का बात कर लेते हैं हम लोग, जो भी गैस है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो गैस है उसका जो संपीड़ितता गुणांक है बेटा, जेड का मान है वो है 0.5, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तापमान कितना है भाई, तापमान है सर उसका 800 केल्विन, मैंने कहा ठीक है भाई। और दाब जो दे रखा है बेटा, इसका दाब वो होगा एक्स एटीएम, एक्स वायुमंडल। और मोलर आयतन दे रखा है, यानी एक मोल का आयतन है ये। मोलर आयतन का मतलब होता है कि अगर मोल आप एक मान लो तो जो आयतन होगा बेटा इसका गैस का वो होगा हमारे पास 0.4 डेसीमीटर क्यूब या बेटा 0.4 लीटर, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है, एक्स और वाई का अनुपात निकालना है और आर का मान हमें यूज करना है ये। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वास्तविक गैसों के लिए, रियल गैसों के लिए, ठीक है। वैसे तो सभी गैसों के लिए होता है, वास्तविक गैसों के लिए PV इक्वल्स टू ZnRT, PV इक्वल्स टू ZnRT। तो हम लोगों ने क्या करा बेटा, यहां पर
P के स्थान पर रख दिया x, V के स्थान पर रख दिया, ये गुणा है बेटा, है ना, ये x ATM है, गुणा 0.4 बराबर Z का मान 0.5, मोल का मतलब 1, R का मान 8 गुणा 10 की घात माइनस के 2 और तापमान दे रखा है 800। तापमान दे रखा है बेटा 800। तो क्या होगा, इन 10 की घात माइनस 2 से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ भाई, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8 आ गया बेटा। तो x का जो मान आएगा यहां पर वो आएगा 5 दूनी 10 और 80 आ गया। x का मान कितना आ गया बेटा, 80 आ गया। अब इसके बाद देखिए, इसी गैस को हमें आदर्श मानना है, और जब हम आदर्श मानेंगे, देखो यदि तापमान और दाब पर यह गैस आदर्श व्यवहार करती है तो इसका मोलर आयतन y डेसीमीटर क्यूब मोल हो जाता है। तो इसका आयतन y डेसीमीटर क्यूब मोल हो जाता है, तो x बटे y का मान, तो आयतन इस बार y दे रखा है। देखो बेटा, यदि गैस को हम क्या मान लें, आइडियल, आइडियल गैस की खास बात क्या होती है कि उसके लिए जो संपीड़ितता गुणांक होता है उसका मान 1 होता है बेटा। अब यहां पर देखो, आयतन जो है वो y है, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब, मोल हमारे पास एक ही मानना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर सेम ही रहने वाला है, टेम्परेचर वही रहेगा 800 केल्विन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया हम लोगों ने। और भाई बस यही है, ठीक है, आर का मान दे ही रखा है। और इसका जो आयतन होगा बेटा, एक मिनट का, हाँ, यदि समान ताप और दाब, बेटा तापमान भी समान रहेगा और दाब भी समान रहेगा, ठीक है। तो दाब हमने x का मान 80 निकाल लिया है पहले, याद करिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर PV इक्वल्स टू ZnRT से पीक वही रहेगा 80, जो आपने पहले निकाला है 80, ये x भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप x भी मान सकते हो। आयतन जो है वो इस बार y माना है, और z का मान 1 हो जाएगा। मोल हमारे पास समान मात्रा है तो समान ही रहेगा, एक ही मोल है क्योंकि डेसीमीटर पर मोल है। आर का मान हमारे पास 8 गुणा 10 की घात माइनस के 2 और तापमान वही 800 होगा। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई, भले ही 2023 में आया हो। आप लोग क्या करोगे, इन 2 जीरो से ये पूरा गायब, और भाई ये 1 और ये 10 गया, तो y का मान आएगा 8/10। y का मान कितना आएगा, इधर बचेगा 8/10। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है x बटे वाई। तो x बटे वाई का जब आप मान निकालोगे, x बटे वाई, तो x का मान आया था 80, y का मान आया है 8/10, तो 8 नीचे 10 ऊपर, ये कट गया बेटा 10, तो हमारे पास इसका मान आ गया 100, इसका मान आ गया बेटा 100। ये सिंपल क्वेश्चन था जो आपको करना था। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, यस और नो। इसके बाद आज के लेक्चर के बेटा जो क्वेश्चन थे वो थोड़े सरल थे, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाले थे, इसीलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है, जिसमें हम शायद उष्मागतिकी की बात करेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहे और मनोबल गिरने ना दें, ठीक है। एडवांस आपका है, सब्र आपको रखना है, बस पढ़ाई करते रहना और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, रुको मत, या कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई क्वेश्चन में थक गए हैं तो वहां पर रुक जाओ, फिर सोचो और फिर करना चालू करो, लेकिन हाँ क्वेश्चन को खत्म जरूर करो। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।